अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो थी वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के लिए वो कन्फ्यूजन का काज भी बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक थोड़ा सा पॉइंट होता है जो हर बच्चे को कंफ्यूज कर रहा होता है। तो आज उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है जो आज हम कवर करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बच्चों डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड आई भी लिख रही हूं, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हम देखा था म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पर इस चीज की जरूरत क्यों महसूस हुई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आप लोग ने एक चीज समझनी है, कुछ तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर के बारे में मैंने आपको पहले कोवलेंट बॉन्ड के लिए बताया था। लोन पेयर हमारे पास वो पेयर होता है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के पास। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लोन पेयर का जो अमल दखल है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास आता है कि एक एटम जो होता है, सिंगल एटम, एन एटम या ओनली एटम that provides both electrons of the shared pair। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो एटम्स के दरमियान जो होता है बॉन्डिंग हो रही होती है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने देखा था, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो म्यूचुअल शेयर हो रहे थे या फिर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे थे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का सिर्फ एक एटम जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब वो दोनों के पास ही हो रहे होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। वो इस तरह उनके दरमियान बॉन्डिंग बन रही होती है, वो कहता है कि तुम ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं खुद भी रख लो और मेरे पास भी रहने दो। तो आप लोग इससे समझ लो कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोनर और एक्सेप्टर का, और इसको शो किया जाता है इस तरह फॉरवर्ड एरो से। डोनर और एक्सेप्टर, डोनर जो होता है वो दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, और एक्सेप्टर जो होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। यहां पर जो एक चीज आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूं। आप लोग आगे जाके भी हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेविस एसिड का और लेविस बेस का। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, जो लुईस बेस होती है ना आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब कि वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो देगा इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास। जिसके अंदर एग्जांपल आपके पास NH3 की आती है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, H2O की आती है, क्लोराइड की आती है, OH नेगेटिव की आती है। और लुईस एसिड आपके पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इसके अंदर H पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इसके पास वैकेंसी है। मैं भी आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। BF3 है, AlCl3 है। अगर हम लोग बात करें किस चीज की, कि इसकी मेन कंडीशंस क्या हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनना चाहिए। कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H2O के अंदर वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, OH नेगेटिव के अंदर वो सेम इसका साइकिल। नंबर 2 पर आता है कि जो दूसरा एटम होता है आपके पास, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। उसके पास मुकम्मल तौर पर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, क्योंकि पूरा का पूरा एक डोनर एटम जो होता है वो आना होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स आने होते हैं, तो उसके पास यह डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप लोगों के पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो बनेगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम बच्चों चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छी तरह आपकी बुक के ऊपर ड्रॉ करते हैं, बुक के ऊपर ड्रॉ की गई हैं, आप लोगों ने वहां से भी इसको देख लेना है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आती है आप लोगों के पास वो H3O पॉजिटिव की आती है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सियम आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन, H3O पॉजिटिव। ये कैसे बनता है? H3O पॉजिटिव बेसिकली बनता है वाटर के दरमियान और H पॉजिटिव के दरमियान। वाटर के दरमियान कैसे बनता है? वाटर जो है आप लोगों के पास, आपको पता है H H 1 2 और ये, और H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव के पास बचो सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया बाहर, तो ये इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा। अब डोनेट इसको इस तरह करेगा कि ये एट द सेम मोमेंट इसके पास भी है और इसके पास भी है। समझ आ रही मेरी बात? कोवलेंट बॉन्ड की ही एक तरह के टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने देखा था दोनों के दरमियान में शेयरिंग है, वो भी दे रहा है वो भी दे रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है वो इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे रहा है, और ओवरऑल जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो फिर इस तरह बनता है H H H, और यहाँ पर लोन पेयर, एक लोन पेयर यूज हुआ है और एक नहीं हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव इसलिए आया बच्चों क्योंकि ये H पॉजिटिव के चार्ज को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये वैसे का वैसा ही, ये सिर्फ और सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर रहा है। तो एक एग्जांपल तो इसकी ये होगी। सेकंड एग्जांपल जो आती है आप लोगों के पास वो आती है NH3 के दरमियान। आपको पता है NH3 के अंदर किस चीज का बॉन्ड आता है, NH3 और प्लस BF3, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड। NH3 और BF3 इसको आपको देख के बचा जाना चाहिए, क्योंकि NH3 के ऊपर आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। NH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह होता है। ये स्ट्रक्चर की जो एंगल स्पेसिफिक होते हैं, इसकी जो डायग्राम होती है वो बड़ी एक पर्टिकुलर होती है, वो आप लोगों को पता चल जाएगी जब आप लोग हाई क्लास में जाओगे क्यों इस तरह एंगल बन रहा होता है। इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस ब्रोन ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो इस तरह करके एंगल बनाता है अपना BF3 के साथ। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, BF3 जो होता है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये BF3 जो होता है स्टेबल होता है, लेकिन इसके पास फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इसके पास इसको ऑक्टेट कंप्लीट करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये BF3 को दे देगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसके पास जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा। NH और BF3 का। ये बस आप लोगों को याद रखनी है कि एरोस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये बस आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देगा वो कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कौन होगा। इलेक्ट्रॉन्स देगा जारी बात है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो क्या करेगा, वो अच्छा बन के अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसको दे देगा। सेकंड आप लोगों की बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल है मैं इसको रेज करती हूँ कि NH3 और HCl के दरमियान। अब HCl के दरमियान ये एग्जाम्पल कैसे फिट आती है NH3 और HCl के दरमियान, क्योंकि जब भी आप HCl को वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हो, इनके दरमियान रिएक्शन कराया तो HCl होता है वो डिसोसिएट हो जाता है और ये बनता रहता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। सेम इसी तरह अब जो NH3 के अंदर N होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा H पॉजिटिव को, क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया, हमारे पास अलग अलग चीज हो गई है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। तो इसके दरमियान जो फिर हमारे पास बॉन्ड बनता है वो ऐसा बनता है Cl नेगेटिव जो होता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि Cl के पास ऑलरेडी अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ H पॉजिटिव जो होता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था। और जो आपको पता है इस तरह का जो रिएक्शन के बाद हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है HCl और NH3 के दरमियान, वो हमारे पास होता है NH4Cl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो इस तरह भी बनता है H H H और H, इसके ऊपर पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि H पॉजिटिव के करैक्टर को चेंज नहीं करेगा, इसके चार्ज को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक एग्जांपल जो है वो आपकी बुक के ऊपर डिस्कस की गई है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आती है वो आते हैं इथाइल अल्कोहल की। आपकी बुक के ऊपर थोड़ी सी हायर एग्जांपल जो होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह समझना है कि क्यों ये जरूरी है। इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल
और किसके दरमियान, H पॉजिटिव के दरमियान जो होता है वो रिएक्शन हमारे पास किस तरह बनता है। CH2 इसको सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला के लिख लेंगे थ्रू स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर। इस तरह O को पता है आपके पास, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं H, सेम इसी तरह प्लस H पॉजिटिव के दरमियान। तो क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका बनता है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह बनता है। यहाँ से लोन पेयर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक H आप लोगों के पास आ जाएगा ऐसे। ये आपके पास जो होता है C2H5 जो होता है और प्रोटोनेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है इस तरह। सिर्फ एक लोन पेयर आप लोगों ने यूज किया है, एक जो आपके पास बच गया। अब आपकी बुक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है किस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को इस तरह पता होना चाहिए कि वो उस तरह के कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट। वो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उन्होंने क्या ही कर लेना है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह उनको एक दूसरे को शेयर करना है। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास नहीं होंगे वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात जो आप लोगों ने बतानी है कि अगर कोई एटम जो होगा उसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो नहीं होगा, तब भी वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग H2 की बात करते हैं। अब H2 के अंदर मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। Cl2 की बात करें, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हैं। CH4 मीथेन के अंदर भी इसका शेल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। लेकिन जब हम दूसरे कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास होता है दो लोन पेयर हैं आपके पास प्रेजेंट। सेम इसी तरह H2O के अंदर भी आपके पास ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बस आप लोग ने मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर नहीं होंगे तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, या फिर दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल जो होगा वो नहीं होगा। उसने एक्सेप्ट कहाँ करना है, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, अपने पास आने दे। दूसरी एग्जाम्पल जो हम लोग ने आज आपकी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है CH3 और CH3 के दरमियान और साथ आपके पास H पॉजिटिव का स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है, किस तरह आप लोग ड्रॉ करोगे। CH3 और CH3 प्लस H पॉजिटिव। तो सिंपल आप लोगों ने करना, आप लोगों को पता है कि O के पास क्या होता है, O के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह ड्रॉ कर देना है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो कर देना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो आपको पता है O आपके पास सबसे पहले दरमियान में आएगा, इसका CH3 और CH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और CH3 और CH3 आप लोगों के पास इस तरह आ जाएंगे। प्लस H पॉजिटिव की बात करें तो ये रिएक्शन किस तरह आप लोगों के पास बनेगा, यहाँ से जो आप लोगों के पास O के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएंगे और आप लोगों के पास बनेगा CH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक आप लोगों के पास यहाँ पर यूज हुए हैं, एक इस तरह रह जाएंगे और H पॉजिटिव। तो ये आप लोगों के पास इस तरह एक रिएक्शन बनेगा। सेकंड एग्जांपल जो उन्होंने आप लोगों से पूछी है वो पूछी है BF3 और AlCl3 के दरमियान, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत दफा पेपर के अंदर पूछी जाती है। लिखते हैं आप BF3 एंड AlCl3। सबसे पहले हम लोग BF3 का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो आपको पता है इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। प्लस अब बच्चों AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास AlCl3 का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह आता है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, AlCl3 भी 3Cl के साथ बाइंड करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सेम इसी तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड की तरह 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी अपना ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये दोनों जो होते हैं BF3 और AlCl3 ये कोई भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपस में नहीं बनाते हैं, नो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और मैंने आपको रीजन बता दी है कि इनके पास जो होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना BF3 के पास ना AlCl3 के पास, कि एक दूसरे को डोनेट कर सकें या फिर एक्सेप्ट कर सकें। तो ये दोनों लेवस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। उसके अलावा जो AlCl3 होता है वो कब स्टेबलाइज होता है, वो जब भी अपने साथ अपने एक दूसरे मोलिक्यूल के साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं Al2Cl6, इसको डाइमर कहा जाता है।
डाइमर की सूरत में ये कंपाउंड बनाता है, तभी जाके ये जो होता है वो स्टेबल होता है। तो BF3 और AlCl3 हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नहीं बनाते हैं। ये तभी बॉन्ड बनाएंगे, AlCl3 NH3 के साथ बना सकते हैं, BF3 NH3 के साथ बना सकते हैं, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि इनका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाए। तो ये था बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजी वे में कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने की कोशिश की है, इतने डिटेल से मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बता दिया है जो आपको हाई क्लास में भी हेल्पफुल होगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं, क्या मेन कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह आप लोग समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी के साथ। फी अमान अल्लाह।